नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2022 जिन जिन ट्रेंड से प्रश्न पूछे गए जीके और साइंस में, उन सभी ट्रेंडों को सवाल को रख के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको आने वाले समय में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपको अधिक से अधिक बेनिफिट पहुंच सके। दोस्तों, जब भी हमने अपने तरफ से वीडियो सजेस्ट किया है, आने वाले शिफ्ट में आपको प्रश्न देखने को मिला है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से भी देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। इसमें हम न्यूमेरिकल को भी इंक्लूड किए हैं, चाहे वो हिट का हो, ओम के नियम का हो, लेंस दर्पण का हो, सब इंक्लूड कर लिए हैं। एक फुल पैकेज है आपके लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। एक प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है? अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है और अवकरण अभिक्रिया क्या होती है, पहले ये तो आपको जानना जरूरी है। तो देखते ही आप आंसर मार दोगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन का ऐड होना होता है, एडिशन होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है ऑक्सीकरण में। अवकरण में क्या होती है? आपका हाइड्रोजन का ऐड होना होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का निष्कासन। दूसरी जो लैंग्वेज वाली में इसका परिभाषा है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है ऑक्सीकरण में, और अवकरण में जो है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है, दोनों तरीके से फार्मूला को जो है आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीकरण क्या होती है और अवकरण क्या होती है। तो फिलहाल यहाँ पे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया की बात की गई है। तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, जैसे कॉपर को आप ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनती है। इसके पीछे दो जो है ये दिख रहे हैं आपको, ये बैलेंस करने के लिए है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन 2 था, तो हम ये O2 तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो भाई इसके पीछे हम अगर 2 लगा दें तो 2 कॉपर और 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का खेला तो खत्म हो गया, लेकिन कॉपर के पीछे 2 लगाए तो बैलेंस हो गया। ये बैलेंस करने भी आपको आना चाहिए। इसके बाद एक और उदाहरण देख लेते हैं। जब फेरस को ऑक्सीजन, इसी को दूसरे भाषा में लिख सकता है कि जब लोहा को हवा में जलाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन को हवा मानते हैं हम जनरली, है ना, तो इसको दूसरा भाषा में ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब फेरस को ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कराते हैं तो Fe2O3 का निर्माण होता है। तो यहाँ पे फेरस आपके पास कितना हो गया? 4, ऑक्सीजन कितने हो गए आपके पास? 6, है ना। तो 6 ऑक्सीजन करने के लिए मुझे इसके पीछे में 3 लगाना पड़ेगा और फेरस के पीछे में हमें 4 लगाना पड़ेगा। तो बैलेंस करना आना चाहिए, और इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इसकी प्रतिक्रिया होगी तो बनेगी क्या, ठीक है। अब जो नीचे वाली अभिक्रिया आपको दिख रहा है, ये आपका अवकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है। जैसे Cl2 को H2 से प्रतिक्रिया कराते हैं तो 2HCl बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है, और 2 इसके पीछे में है, पहले से ही बैलेंस हुआ है, क्योंकि क्लोरीन भी आपके पास 2 था और आपके पास जो है हाइड्रोजन भी 2 था, तो 2 क्लोरीन भी हो गया और 2 हाइड्रोजन भी हो गया, 2HCl हो गया। आई होप आपको समझ में आया है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न हमारा यहाँ पे कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। अब सोडियम कार्बोनेट की सूत्र क्या होती है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। इसे धोने वाला सोडा कहा जाता है। एक होता है आपका खाने वाला सोडा, NaHCO3 होता है, इसे सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। एक आपका होता है कास्टिक सोडा, NaOH कहते हैं, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो ये तीनों है, तीनों का उपयोग आपको जरूर आना चाहिए। एक आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा जाता है और एक आपका विरंजक चूर्ण पूछा जाता है। अब तक जितने दिन भी उपयोग से क्वेश्चन आए हैं, इन्हीं 5 तत्वों के बारे में जो है उपयोग पूछा गया है, ठीक है। तो आई होप यहां से क्वेश्चन आएंगे आपको। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग जो है, माफ कीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट का, ये कपड़ा धोने के साबुन में, कांच उत्पादन में, कागज आदि के निर्माण में, तथा जल का चिड़चिड़ाहट में जो करवाहट होती है जल में, उसे दूर करने के लिए, जो बिटरनेस होता है उसे दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सूत्र लिखा है आपका सोडियम कार्बोनेट का। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से किसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड जो है दोस्तों, ये आपको टमाटर में पाया जा सकता है या घास फूस के पत्ते में पाया जा सकता है, चाहे कोई सा भी घास फूस हो। इसके अलावा संतरा और नींबू में क्या पाया जाता है? तो आपका सिट्रिक अम्ल। इसके अलावा इमली में क्या पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। सिरका में क्या रहता है? एसिटिक एसिड। सिरका का सूत्र भी आपको आना चाहिए, CH3COOH आता है, ठीक है, सिरका का, ठीक है। इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से उष्मा का कौन सा समीकरण सही नहीं है? तो उष्मा का जो समीकरण सही नहीं है, आप जानते हैं, जो कॉमन फार्मूला है H बराबर I² RT होता है। अब इसमें कौन मेल नहीं खाता है वो आपका जो है गलत हो जाएगा। तो एक तो लिखा है I² RT सही है, एक लिखा है IVT। तो I तो लिखा है, T लिखा है, V के जगह पे क्या होगा? तो ओम के नियम से आप जानते हैं V बराबर RI होता है, V बराबर
आर आई होता है ना ओम के नियम से, तो यहाँ से भी बराबर क्या हो गया आर आई। तो मैं इस भी के जगह पे अगर आर आई रख दिया तो हमारा आई स्क्वायर और आर टी हो गया, तो ये भी सही है, आई भी टी भी सही है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक क्या होता है पावर बराबर भी आई होता है ना, पी बराबर भी आई। तो आपको ये भी ध्यान रखना ये पावर का सूत्र होता है। तो जो भी न्यूमेरिकल है, एक तो पावर है, एक हीट का है, एक ओम का नियम है, एक दर्पण का है, एक लेंस का है, एक वक्रता त्रिज्या दे के फोकस दूरी निकालना है, और एक लेंस का क्षमता निकालना है। इतना ही न्यूमेरिकल घूम रहा है, तो अच्छे से सीख लीजिए ना। 2-3 नंबर 4 नंबर मिल जाएंगे तो खराबी थोड़ी है ना। नीचे ओम का नियम का सूत्र लिखा है भी बराबर आर आई, ठीक है, जहां भी क्या विभवांतर, आर क्या प्रतिरोध, और आई क्या आपका धारा, पी बराबर क्या होता है भी आई। अब ये भी शक्ति का फार्मूला भी बता दिया था। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे है कि नाचने वाली हिरन या संगाई हिरन भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है। तो ये आपका किबुल लामजाओ जो मणिपुर में स्थित है, एक मैंने पल्लवित, ये क्या है नेशनल पार्क है, तो यहीं पे पाया जाता है आपका नाचने वाला हिरन, इसे संगाई हिरन कहते हैं। तो ये आपका मणिपुर आंसर हो गया, मणिपुर। अब इसके अलावा जो है हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है, ये हेमिस नेशनल पार्क में, जो कहाँ है लद्दाख के अंदर है, और इंडिया के ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सबसे छोटा कौन सा है, पेंच है, जो कहाँ है महाराष्ट्र और जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, काजीरंगा में। काजीरंगा कहाँ है, असम में है। असम में और कौन सा है, मानस है, मानस नदी की भी नाम है, ठीक है, और मानस अभयारण्य भी है। इसके अलावा असम में नमेरी भी है। तो ये सब ध्यान रखना है आपको असम के रिगार्ड में। एक प्रश्न यहाँ पे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये हुआ था आपका दिल्ली में। कब हुआ था, 1928 में हुआ था। इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपका हुआ था 1939 में। कौन किए थे, तो आपका सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा जो आजाद हिंद फौज है, इसके गठन कब हुआ था, 1942 में हुआ था आई थिंक, और ये कौन किया था, रास बिहारी बोस ने किया था। इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा 1942 ही हुआ था या 1942 ही हुआ था फाइनल। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 1923 में करते हैं, ठीक है। ये असहयोग आंदोलन के बंद होने के जस्ट बाद होता है। असहयोग आंदोलन कब बंद होता है, 1922 में बंद होता है, चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1920 में हुई थी। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। इसमें जो है स्वराज शब्द का प्रयोग भी किया था गांधी जी। तो ध्यान देखिएगा। एक प्रश्न यहाँ पे कि गदर पार्टी लाला हरदयाल कब हुआ था, ये सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, अमेरिका में है। एक प्रश्न यहाँ पे कि 2022 में भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया था। तो 2022 में भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य जो है यह आपका हिमाचल प्रदेश को घोषित किया गया। जैसे आपने देखा कि ओडीएफ फ्री जो है गांव पूछा गया था, तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश जो है प्रथम कार्बन मुक्त राज्य है। विश्व में सबसे अधिक कार्बन का उत्सर्जन आपका चाइना में होता है, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। तो यह ध्वनि प्रदूषण से है ग्रीन मफलर का संबंध, ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, छपेगी। एक प्रश्न यहाँ पे, थाईपुसम नामक त्योहार कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों जैसे कल पूछा था त्रिशूर पूरम, तो त्रिशूर पूरम आपका केरल का है। तो यहाँ पे थाईपुसम कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में और क्या होती है, पोंगल होती है, जो जनवरी महीने मनाया जाता है। जनवरी महीने में फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। जल्लीकट्टू सांरों की लड़ाई है, ये भी तमिलनाडु में। पोतंदू भी आपका जो है तमिलनाडु का एक प्रकार का पर्व है। ओनम जो है केरल का पर्व है। तो अभी आज पूछा गया था त्रिशूर पूरम, ये भी केरल का है, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न यहाँ पे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 के क में है। इसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ये आपका मौलिक अधिकार है। इसके अलावा जो आर्टिकल 51 के क में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ये भी मौलिक कर्तव्य कुछ इसी प्रकार का है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना पेरेंट्स का कर्तव्य है। तो ये मौलिक कर्तव्य है और ये मौलिक अधिकार है। तो वो 51 के क में है और ये आपका 21 के ए में है। तो दोनों बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे कि प्रमुख हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो वंदना कटारिया जो है किस राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये आपका उत्तराखंड राज्य का है। कहाँ का है, उत्तराखंड राज्य के जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के ब्रांड एम्बेसडर है आपका हॉकी के प्रमुख खिलाड़ी वंदना
रत्ना कटारिया। इसके बाद राजस्थान सरकार का जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये आपका अवनी लखेरा, ये पैरा ओलंपिक से संबंधित है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहां से हुई थी? हरियाणा से हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे, किसी परिपथ में 10 ओम के प्रतिरोध 10 वाट का 2 बल्ब 2 मिनट के लिए जलाया जाता है। यदि इस क्रिया में धारा की प्रवाह 1 एम्पियर हुआ हो तो उत्पन्न ऊष्मा। अब हीट का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। हीट बराबर क्या होता है? I² होता है। और एकदम सीधे सीधे हलवा मैं यहाँ पे दे दिया हूं ताकि पहले बार आप जो है एकदम सीधे मुंह में उठा के खाओ, मेहनत ना करना पड़े, तभी आगे आप खुद ही बनाओगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ बनाऊंगा कि इसमें जो कैसे एग्जाम में रह सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे I² करेंगे तो I का मान 1 है, 1 का स्क्वायर, R का मान तो सीधे सीधे दिया है, समांतर श्रेणी क्रम की बात करी नहीं है, तो 10 हो गया। और T का मान कितना है? 2 मिनट। 2 मिनट मतलब कितना? 120 सेकंड, ये सेकंड के हिसाब से चलता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका क्या है? उष्मा पूछ रहा है, तो उष्मा मतलब हीट, तो ये क्या हो गया? 120 और 10 से गुना करेंगे तो 1200 जूल हो जाएगा। उष्मा का मात्रक तो जूल होता है ना, कैलोरी भी होता है, लेकिन जूल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जूल भी कैलोरी कुछ भी गई है, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक तो ये भी होती है, तो यहाँ पे इतना आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि एग्जामिनर कैसा देगा। एग्जामिनर जो है आपको ये मान लीजिए कोई एक चीज स्किप कर देगा, यहाँ पे कोई भी एक चीज स्किप कर देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी गलत हो चुकी है, वाट दिया गया था, तो वाट से आपको पहले P बराबर VI से निकालना पड़ेगा। वाट है आपका 10, है ना। भी पता नहीं है मुझे, वोल्ट था, है ना, वोल्ट था मुझे पता नहीं है। I 1 है तो वोल्ट भी हो गए 10 वोल्ट, ठीक है। अब 10 वोल्ट निकल गया, वाट दिया गया था मैंने देखा नहीं, माफ कीजिएगा, तो 10 वोल्ट भी निकल के आ गया है। आपके पास क्या होता है? H बराबर I² होता है, और V बराबर क्या हो जाती है? V बराबर ओम के नियम से V बराबर RI होता है, तो V का मान आपका निकल गया है कितना? 10। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ? I रख दूँ, R रख दूँ, T रख दूँ, तो इसकी जरूरत भी नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है। जो पहले बनाया वो भी सही है, इसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि एग्जामिनर कैसे देंगे। इसमें चारों चीज आपको एग्जामिनर नहीं देंगे, जैसे मैं यहाँ पे दे दिया हूँ ना, चारों चीज नहीं देंगे। मैं तो अपने मन से रैंडम दिया हूँ, चारों चीज आपको नहीं मिलेगा। आपको जो है 2 ही चीज मिलेगा, या फिर ये 3 चीज चाहिए ना यहाँ पे, तो 2 चीज मिलेगा, एक निकालना पड़ेगा आपको। या तो टाइम तो दिया ही रहेगा, ये तो 100% दिया रहेगा। I और R में से कुछ भी दे सकता है। मान लीजिए खाली V का मान दे दिया, खाली V का मान दे दिया, तो आपको जो है I का मान निकालना पड़ेगा, तब ना आप स्क्वायर करोगे, है ना। V का मान खाली दे दिया, तो ये मैं समझाना चाह रहा था कि चारों में नहीं मिलेगा आपको। ओम के नियम भी यहाँ पे कंठस्थ रहना चाहिए। V बराबर R है, इससे जो 2 मिलेगा तो तीसरा निकाल लोगे, फिर इसमें 2 दिया रहेगा, और H बराबर I² में रखना है। खैर जो है ये मैं अपने मन से दिया था, तो इसमें एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, ठीक है, ताकि मैं बताता। एक प्रश्न यहाँ पे, नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर पर किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो ये आपका जो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, जो आपका नवंबर 2021 के अंदर बिरसा मुंडा जो इनके जन्मदिन पे ये दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फोटोग्राफी के फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr का प्रयोग होता है। अर्जेंटम ब्रोमाइड कहिए, सिल्वर ब्रोमाइड कहिए, इसे ही कहते हैं। इसके अलावा फोटोग्राफी में जो है सोडियम थायोसल्फेट का भी प्रयोग होता है, जिसे हाइपो सोल्यूशन कहा जाता है। डायरेक्ट पूछता है कि हाइपो सोल्यूशन क्या है, तो सोडियम थायोसल्फेट। एक प्रश्न, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को। आप देख रहे हैं कि RBI काफी ट्रेंड में है, यहाँ से क्वेश्चन काफी आ रही है। तो RBI की जो भी मसाले हैं मैंने दे चुका है, और कल मैंने शाम को भी बताया था भैया, कल या परसों, कि जो RBI के गवर्नर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, ये भी बता दिया था। तो RBI में सारे मसाले दे दिए हैं। मौद्रिक नीति की बात हो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, CLR, केंद्रीय बैंक है, मुख्यालय मुंबई में है, नोट छापना काम है, 1 रुपए की नोट 20 सचिव की भारत सरकार। पहला वो स्वर्ण सीमित था, पहला भारतीय गवर्नर श्री देशमुख था, अभी जो है शक्तिकांत दास 25वें हैं। तो RBI के बारे में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, लोगो भी बता दिया है। ये आपका तार का वृक्ष और जो बाग है। तो यहाँ पे जो RBI से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे जो आपका भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 19 जुलाई 1969 को। कितने बैंक को किया गया था? 14 बैंक को। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। वर्तमान में अधिकांश बैंक के विलय हो गए हैं, तो अब जो कितने बैंक बचे हैं सार्वजनिक क्षेत्र के? तो मात्र 12 बैंक बचे हैं, जिसमें SBI सबसे बड़े हैं, और SBI का मुख्यालय भी मुंबई में है। SBI का जो प्रमुख है अभी ये खारा है। SBI की स्थापना 1955 में होती है, जो नीचे लिखा मिलेगा आपको। उसके बाद इससे पहले इसी बैंक को जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे, जो 1921 में गठन किया गया था। इसके अलावा 1921 से पहले ये 3 बैंकों को मिलाकर बनाया गया था, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ चेन्नई, माफ कीजिएगा, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता। इन तीनों को मिला के इंपीरियल बैंक बनाया गया 21 में। अब 55 में इसी का नाम बदल के SBI कर दिया गया, ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहा जाता है। इसमें किसी आम आदमी की खाता नहीं खुल सकती, ध्यान रखिएगा।
एक प्रश्न यहाँ पे कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है, असीधा होता है। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है, अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के बनते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनते हैं और अवतल लेंस में खाली काल्पनिक के प्रतिबिंब बनता है। जो दर्पण में बनता है उसका उल्टा वाला लेंस में बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और मैंने न्यूमेरिकल का सारा साइन बता ही दिया, एक कंप्लीट वीडियो बना के आप लोगों को देती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको 2 या 3 नंबर एग्जाम में फ्री के मिलेंगे और एक भी गलती होने की संभावना नहीं। मैंने ऐसा रिसर्च करके बनाया है साइन परिपाटी पे कि कोई गलत कर ही नहीं सकता। और बहुत सारे बच्चे की कमेंट आए जिन्होंने देखा कि बोला सर मैं अब सीख लिया, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि चलो कुछ तो काम आया मेरा, है ना। एक प्रश्न यहाँ पे कि एक मार्क का निशान किस प्रकार के वस्तु को दिया जाता है। तो दोस्तों एक मार्क जो होता है ये आपका, ये खाद्य पदार्थों को लेवल प्रदान किया जाता है कि भाई ये खाने योग्य है, ये शुद्ध है ना। एक मार्क एक जो है संस्था जैसे है, जैसे आप ISI सर्टिफिकेट देते हैं ना, ISO सर्टिफिकेट, उसी प्रकार का समझ लीजिए खाद्य पदार्थ के लिए है ये, है ना, देसी भाषा में। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने हेतु क्या प्रयोग किया जाता है, बेंजोइक अम्ल। क्या किया जाता है, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, खाद्य पदार्थ को जो है सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये लास्ट न्यूमेरिकल मैं फिर से रख लिया हूं। मैं चाहूंगा कि आप लोग बनाएं ये न्यूमेरिकल। कल का वीडियो देख के अगर आपने अभी तक नहीं सीख पाया ये, तो कल वाला जो है न्यूमेरिकल वाली पहली वीडियो देख लें। 10 से 15-20 मिनट की वीडियो है। आपको दोनों लेंस और दोनों दर्पण में एक भी न्यूमेरिकल अगर आपको छूट जाए तो मुझे कॉमेंट कीजिएगा, मैं भी यही हूँ और आप भी रहोगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वाली न्यूमेरिकल आपके भरोसे छोड़ता हूँ, मुझे बना के इसकी जो है बना के मेल कीजिएगा कि कितना आंसर आया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए और एक अपनी तैयारी को अच्छी मोड़ तक ले जाइए।